चलिए, तो भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संगम काल के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण के टॉपिक के तौर पर जो है ना, इस ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये गलत होगा। ठीक है, संगम काल समझिए कि एक ऐसा समय जब भारत का इतिहास एक अपने अस्तित्व पे आगे बढ़ा था, यानी कि अशोक का समय। ठीक है, तो अशोक के समय के बारे में हमने पढ़ा था कि कम से कम 300 बीसी के आसपास, यानी तीसरी शताब्दी के आसपास जो समय बीतता है, ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्र में अशोक का समय जो चलता है, वही दक्षिण भारत के समय जो है संगम काल का समय हो रहा था। ठीक है, अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसके बारे में समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें संगम काल में। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि अगर आप लोगों ने छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम दिया है तो उसको एक बार सर्च कीजिएगा, क्योंकि लगभग 100 मार्क्स के थे ये जो छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था, इसके बारे में अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में अपने क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए या फिर सर्च कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जो है ना इसमें दावपत्ती चल रहा है। ठीक है, एक समय के बाद अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन सही है, गलत है, या कुछ भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपने सही आंसर किया बट उसको आंसर में गलत लिया गया है, ठीक है, तो ऐसे में जो है अभी हम दावपत्ती लगा सकते हैं। एक समय आ जाएगा जब आप 1 नंबर के लिए चूक जाएंगे तो आपको लगेगा कि 1 नंबर के लिए काश ये नंबर जो है मेरा बढ़ने वाला था, लेकिन दावपत्ती में मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसलिए जब आप तैयारी करते हैं ना तो हर चीजों के बीच में अपनी तैयारी को तैयार रखिए, क्योंकि दावपत्ती भी एक ऐसा समय होता है जहां पर हम 1 नंबर या 2 नंबर से चूक रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर हमें पता चलता है कि हमने सही आंसर किया है बट आयोग ने जो है गलत आंसर ले लिया है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर भी सिलेक्शन उठा सकते हैं अपना। इसलिए प्रॉपर दावपत्ती के से पहले से ही अपना सारा कुछ चेक कर लेना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, संगम काल की बात करते हैं, उसको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि संगम काल है क्या चीज, किसे कहते हैं संगम काल। ठीक है, और इसके बाद जो है इसे आप कैसे पढ़ने वाले हैं उसको फोकस कीजिएगा। देखिएगा, इसको आप ऐसा कुछ समझिए, दक्षिण भारत का क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये समय है जो इसे हम संगम काल क्यों कहते हैं ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो संगम काल है ये आपका तो जो थर्ड सेंचुरी है, ठीक है, थर्ड सेंचुरी का जो समय था, बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक, याद रखिएगा, इस समय को हम क्या बोलते हैं, संगम काल का समय कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले का समय क्या था? जैसे उत्तर भारत में आपने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा उत्तर भारत में जो है, जैसे अशोक के आने से पहले आप मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, है ना, मगध के उत्कर्ष से पहले आपने जो है वैदिक युग पढ़ा। ठीक है, बहुत सारे युग पढ़े, लेकिन क्या कारण है कि हम दक्षिण भारत में केवल डायरेक्टली संगम काल से स्टार्ट करते हैं? इसका कारण है, समझिएगा, कि संगम काल से पहले यह क्षेत्र जो है ना अभी भी पाषाण कालिक और कैलकोलिथिक पीरियड में चल रहा था। ठीक है, यानी कैलकोलिथिक पीरियड में चलने के कारण जो है आप डायरेक्टली इसमें देखेंगे संगम काल का समय आता है। ठीक है, यानी दक्षिण भारत में जो भी जानकारी मिलती है या दक्षिण भारत के इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो पाषाण काल से सीधे कहां मिलता है? संगम काल में मिलता है। ठीक है, यानी अगर आप इसको भारत के इतिहास से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि उत्तर भारत में बहुत कुछ चल चुका है, उत्तर भारत में बहुत कुछ बदल चुका है, विदेशी आक्रमण हुआ, विभिन्न कार्य हुए। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में जो है याद रखिएगा कि जो धातु का समय आया, मेटल पीरियड आया, एक तरीके से आपने देखा कि हमने जो है आयरन एज पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारे एज पढ़ने के बाद जो है आपने यहाँ पर जो बदलाव देखेंगे वो सीधे से संगम काल का समय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थर्ड बीसी या थर्ड सेंचुरी बीसी से जो है थर्ड सेंचुरी एडी तक का जो समय कहलाया वो संगम काल का कहलाया। ठीक है, अब संगम काल को समझिए, क्या है संगम काल। देखिएगा, यहाँ पर जो है ना मुख्य रूप से 3 राजवंश जो है अपने आप में यहाँ पर रूल करते हैं, यानी 3 राजवंश के बारे में आपको पढ़ना मिलेगा कि यहाँ पर 3 राजवंश है या 3 ऐसे वंश है जो मुख्य तौर पर दक्षिण भारत में क्या करते हैं? रूल करते हैं। अब दक्षिण भारत को समझिएगा, दक्षिण भारत क्या है तो देखिएगा ये आपकी कृष्णा नदी, ठीक है, और आपकी कावेरी नदी। ठीक है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी
ये जो दो नदियां हैं याद रखिएगा, इसके क्षेत्र के दक्षिण में यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत का मूल क्षेत्र है, याद रखिएगा। यानी कृष्णा नदी से दक्षिण का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण का मूल क्षेत्र कहेंगे। यानी कि दक्षिण क्षेत्र में या साउथ इंडिया में जो इतिहास लिखा गया वो मुख्य तौर पर इसी क्षेत्र में लिखा गया है, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा कि जो आपका जो यह क्षेत्र है, अब इसी को आपको फोकस करना है कि यहाँ पर ये तीन राजवंश कौन कौन से हैं। तो इस समय जो है ना तीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जो तीन डायनेस्टी के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि तीन डायनेस्टी कौन कौन से हैं जो यहाँ पर रूल करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। तो एक डायनेस्टी है आपका जिसे कहते हैं चेर, ठीक है, चेर। दूसरा डायनेस्टी है जो इसे कहते हैं चोल। और तीसरा डायनेस्टी जो है इसे कहा जाता है पांडे, ठीक है। चेर, चोल, पांडे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से याद रख पाएंगे तो ये देखिए, ये सिर्फ ना इंफॉर्मेशन का है। मैंने जैसे बताया कि संगम काल से क्वेश्चन जो है ना अधिकांशतः इसके स्रोत से, रिसोर्सेज से पूछे जाते हैं कि इसको जानने का रिसोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिटरेचर जो है याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल समझिएगा कि संगम काल का जो संबंध है उसके बारे में जो आपको पढ़ना है उसके साहित्य से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ना बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगम काल बहुत सरल है, समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए उत्तर भारत का इतिहास आपने पढ़ा लगातार, अब आप दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत कहां से होती है, संगम काल से, ठीक है। संगम काल से दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ा जाता है, और संगम काल में तीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। और इस तीन राजवंशों के संबंध में ही हमको सारी जानकारी मिलेगी। तो अब समझिएगा कि जब यहाँ पर ये तीन राजवंश रूल करते हैं, ठीक है, तो इनमें से ही कुछ राजवंश ऐसे हैं जो कवियों को, ठीक है, एक सम्मेलन के तौर पर यहाँ पर दर्शाते हैं, यानी उनके साहित्यों का वर्णन किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये संगम काल का नाम संगम काल क्यों पड़ा उसके बारे में हम समझेंगे, देखिएगा। तो संगम काल जो है इसका नाम कवियों के सम्मेलन, ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कवि थे, ठीक है, जो पोएट थे, उनके समिट के कारण जो है इस सम्मेलन का नाम संगम काल पड़ता है, ठीक है। और इनको मुख्य तौर पर आधार किसने दिया था, तो याद रखिएगा पांडे शासकों ने, ठीक है, पांडे शासकों ने या पांडे जो डायनेस्टी है, शासक है, इन्होंने कवि का सम्मेलन कराया था इस क्षेत्र में, और कवि के सम्मेलन को ही क्या कहा जाता है यहाँ पर, संगम काल कहा जाता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इन राजवंशों ने, ठीक है, जो पांडे राजवंश है, इन्होंने कुछ कवियों को, कवियों का मतलब ऐसे कवि, ऐसे पोएट जो साहित्य का समावेश कर सकते हैं, लिटरेचर का समावेश कर सकते हैं, और सबसे पहली बार याद रखिएगा दक्षिण भारत का जो इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, ठीक है, वो यहीं से इसी काल से शुरुआत मानी जाती है। यानी इससे पहले कोई भी राजा, कोई भी डायनेस्टी, कोई भी ऐसा सिस्टम, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। शुरुआत कहां से होता है, संगम काल से। इसका मतलब यह है, याद रखिएगा, कि सबसे पहली बार तमिल भाषा के संबंध में जो अभिलेख मिले हैं वो संगम काल से मिले हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा द्रविड़ समूह का यह जो पूरा विस्तार है, द्रविड़ समूह का विस्तार है, याद रखिएगा। और इसी द्रविड़ समूह के विस्तार के कारण जो है ना, भारत के इतिहास जो है इसे द्रविड़ समूह के तौर पर तमिल भाषा का शुरुआत मानता है, और यहीं से पहली बार अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, उसी अभिलेख का जो भाषा है, लिपि है, याद रखिएगा, वो तमिल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जानने का रिसोर्सेस है, याद रखिएगा कि संगम काल क्या है। तो कवियों को के सम्मेलन को यहाँ पर क्या कहा गया, संगम काल कहा गया। और ये कवि करते क्या थे, तो कवि जो है, याद रखिएगा, इन साहित्यों का समावेश करते थे और साहित्य को लिखते थे किस भाषा में, तमिल भाषा में, ठीक है। तो पहली बार तमिल भाषा का इंस्क्रिप्शन, अभिलेख हमें जो प्राप्त होता है, याद रखिएगा, वो संगम काल से मिलता है, ठीक है। अब इसी के संबंध में हमें दो चीजों पर फोकस रखना होगा कि संगम काल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हमें इसमें अच्छा, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनका एरिया प्रॉपर याद रखिएगा, ठीक है। एरिया का मतलब कैसे, देखिए ये केरल का क्षेत्र है, ठीक है। तो चेर राजा कहां रहते होंगे, केरल के क्षेत्र में, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र और तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र जो है, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, वहां पर चोल राजवंश है, ठीक है। और उसी का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा राजवंश है, पांडे। तो दिमाग पे एक बात रखिएगा कि यहाँ पर तीन राजवंश है, और तीन राजवंशों का
राज्य का स्तर कहां पर है, मतलब उनका सिचुएशन कहां पर है। तो अगर चेर राज्य की बात करें तो ये केरल के क्षेत्र में है, केरल के क्षेत्र में, ठीक है। वही अगर हम चोल की बात करें तो उत्तर तमिलनाडु, ठीक है, और दक्षिण तमिलनाडु आपका पांडे, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों राजवंशों के बारे में आपको पढ़ना है, इनका क्षेत्र विस्तार पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा संगम काल में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक है साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत जो है हमें जानकारी मिलती है संगम काल के संबंध में। और दूसरा याद रखिएगा राजनीतिक स्रोत, यानी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इस समय की, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुख्य तौर पर दो लाइफ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एक आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राजनीतिक स्रोत। और राजनीतिक स्रोत में हम ये पढ़ेंगे कि इस समय राजनेता कैसे थे, इस समय के राजा कैसे हुआ करते थे। और राजा जो है, जैसे आपने वैदिक काल में राजाओं के बारे में पढ़ा, कबीला था, ठीक है। राजा जो है वैदिक काल में कैसे रह करते थे, तो आप ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कबीला जो है, राजाओं के पास जो है बहुत ज्यादा पावर नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पावर नहीं होने के कारण जो है, उत्तर जो वैदिक काल है बाद में पावर लेकर आता है ना। ऋग्वैदिक काल में पावर कम था उनके पास, तो फिर जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो राजा का बेटा क्या होता है, राजा बनता है, मोनार्की सिस्टम आता है वहां पर, ठीक है। तो जो मोनार्की सिस्टम है वो पहले से यहाँ पर लागू है, याद रखिएगा। मतलब आपको ये दो फेज में ना सही एक ही फेज में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो याद रहेगा संगम काल के बारे में, संगम काल की शुरुआत जो है 300 बीसी के समय से इसकी मानी जाती है, और अंत कब माना जाता है, 300 एडी के समय, ठीक है। तो 3 सेंचुरी, जो आप 3 सेंचुरी लिखते हैं याद रखिएगा, वो 300 बीसी का शुरुआत होता है, और आपका सेंचुरी मतलब यहाँ पर क्या है, 100 है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ तीसरी शताब्दी, ठीक है। तो जब तीसरी शताब्दी बोलेंगे तो इसका मतलब होगा 300 के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 लिखने का मतलब आप 3 पढ़ेंगे, तो 3 तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 3 पढ़ेंगे, 3 बीसी पढ़ेंगे, तो ये कोई नंबर नहीं है, इसको बोलेंगे 3 सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो सेंचुरी यानी कि 300 बीसी के आसपास के आंकड़े आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और 3 एडी का मतलब यहाँ पर क्या है, 300 एडी, ठीक है, 300 एडी का समय। तो ये जरूर ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए 222 की बात हो जाए, 222 हो गया, ठीक है, या फिर हो गया 297, तो ये सब क्या 300 बीसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्टली सेंचुरी में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, और देन फिर हम बात करेंगे राजनीतिक स्रोत के बारे में, ठीक है, कि राजनीतिक रूप से इस समय का लाइफ कैसा था, ठीक है। चलिए, साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें इससे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअल में क्या था, ये कवि का सम्मेलन, ठीक है। अब अच्छा, कवि का सम्मेलन कैसा, तो समझिएगा कि जो कवि हैं, यहाँ पर जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इतने महत्वपूर्ण है कि इनके संबंध में 3 सम्मेलन हुआ है, याद रखिएगा। यानी संगम काल में टोटल कवियों के जो सम्मेलन हुए वो 3 सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। इन 3 सम्मेलनों को याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसी से प्राप्त जो साहित्य है, उसी साहित्य को आपको पढ़ना होता है, और इनके नाम थोड़े खतरनाक हो सकते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का है ना, तो कुछ नाम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें लगेगा कि जबान लड़खड़ा रही है, या फिर आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग पे ये चीजें जुड़नी होगी। 2-3 नाम आपको परमानेंट रट रट कर याद करना पड़ेगा, चाहे वो तोल्काप्पियम हो, ठीक है, शिल्पाधिकारम है। तो ऐसे कुछ नाम आएंगे जो आपको अच्छे भी लगेंगे, और हो सकता है कि आप उसको ठीक से याद ना कर पाए, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है उसको। क्यों? क्योंकि वो शब्द है, वो साहित्य है, और वो साहित्य को बहुत बड़ा दर्जा मिला हुआ है यहाँ पर दक्षिण भारत में, इस पांडे राजवंशों में, ठीक है। तो याद रखिएगा, कवि सम्मेलन जो मुख्य तौर पर संगम काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पांडे राजाओं के द्वारा जो है उन साहित्यकारों के, ठीक है, का सम्मेलन कराया जाता था, और सम्मेलन कराने पर जो परिणाम निकलता था वो था साहित्य रचना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस पूरे समय को कहा गया है संगम काल, ठीक है। तो संगम काल में 3 ऐसे सम्मेलन हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 3 सम्मेलन हुए, याद रखिएगा। संगम काल में कुल 3 सम्मेलन हुए हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले सम्मेलन में याद रखिएगा, आप इसे संगम कह लीजिए, सम्मेलन कीजिए, बात एक ही होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम्मेलन या संगम, संगम का मतलब क्या होता है, जब आप सभी चीजें आकर मिलती है वहां पर, ठीक है, जैसे नदियों का संगम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वैसे ही याद रखिएगा, इसी को हम सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवियों का या साहित्यकारों का जो सम्मेलन हुआ या विद्वानों का जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, उन सम्मेलनों को हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो किस राजवंशों के अधीनस्थ हुआ है ये, पांडे, याद रखिएगा, चेर चोल पांडे में पांड्यों के बीच में ये घटना हुई है, ठीक है। तो ये बात याद रखना होगा कि संगम काल में जो कवियों का सम्मेलन कराया गया था वो किस राजाओं के द्वारा कराया गया था, किस राजवंशों के द्वारा, तो पांडे राजाओं के द्वारा कराया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो देखिएगा, इसके बारे में 3 बातें हम याद रखेंगे। पहला, आपको पहले तो एक बात याद रखना होगा कि इस सम्मेलन का अस्तित्व क्या था, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये 3 जो सम्मेलन हुए हैं, इसमें पहला जो सम्मेलन हुआ है इससे कोई भी साहित्य की जानकारी नहीं मिलती है, यानी पहले सम्मेलन में जो घटना घटी है उसमें जो भाषा मिला है या कुछ भी मिला है उसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि ये सम्मेलन का जो स्थल है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, आयोजन स्थल, सम्मेलन कहां पर हुआ था, ठीक है। तो आयोजन स्थल याद रखिएगा, सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका मदुरई, ठीक है। तो पहला सम्मेलन स्थल क्या था, मदुरई था, ठीक है। और इसके संबंध में याद रखिएगा कि यहां पर जो है कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं पहले सम्मेलन में, ठीक है, यानी साहित्य का कोई भी साक्ष्य प्रॉपर नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा जो सम्मेलन हुआ याद रखिएगा, ये हुआ आपका कपाटपुरम में, कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम। तीसरा सम्मेलन पुनः जो है कहां हुआ है, मदुरई, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा जो सम्मेलन हुआ है याद रखिएगा मदुरई में हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वो मदुरई और ये मदुरई में अंतर है, ठीक है, दोनों के नाम सेम है लेकिन मदुरई में अंतर है। क्यों अंतर है, तो ध्यान रखिएगा, ये मदुरई और ये कपाटपुरम जो है ना अब सागर के अंदर जा चुके हैं, ठीक है, मतलब अब जो है ये क्षेत्र विलीन हो चुका है सागर के अंदर, लेकिन एक हिस्सा, उसका ऊपरी हिस्सा जो है ना, अब वो मदुरई जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हिस्सा केवल अभी बाहर आपको धरती मिलेगा, बाकी ये दोनों जो हिस्से हैं याद रखिएगा वो सागर में विलीन हो चुके हैं, समुद्र में जा चुके हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। इस संबंध में जो द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें सिर्फ एक ही किताब, एक ही साहित्य मिल पाया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस समय के अध्यक्ष कौन थे, या इस समय मुख्य तौर पर जो है इस सम्मेलन में मुख्य व्यक्ति या किरदार जिसका नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा, इनके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली जो जानकारी मिलती है प्रथम सम्मेलन के बारे में वो है अगस्त्य ऋषि के बारे में, अगस्त्य के बारे में, ठीक है। आपको जानकारी होगा, मैंने जब एक घटना बताया था सुदास के संबंध में, याद है आपको दशराग युद्ध के बारे में, तो आपको जानकारी होगा कि दशराग युद्ध क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। तो अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के मध्य जो है ना, जब राजा ने क्या किया था, सुदास ने क्या किया था, अपने पुरोहित को चेंज कर दिया था, ठीक है, चेंज कर दिया था। तो वहीं पर जो है अगस्त ऋषि जो है बाकी जो लोग थे उनके साथ मिलकर दक्षिण भारत चले गए थे, तो वो अगस्त ऋषि ही याद रखिएगा यहाँ पर पहली बार जो है सम्मेलन में यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब इंटरकनेक्शन कैसे मिलता है, ऐसा ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये घटना कुछ इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहली बार जो है अगस्त ऋषि के बारे में जानकारी मिलती है प्रथम सम्मेलन के समय, ठीक है। दूसरे नंबर पर याद रखिएगा तोल्कापियर, इस समय की एक रचना जरूर मिलती है, याद रखिएगा, तोल्कापियर जो कि रचयिता है तोल्कापियर और अध्यक्ष रहे इस समय में, तोल्कापियर नाम है, ठीक है। और तीसरे याद रखिएगा नक्कीदार, तीसरे, ठीक है, अगस्त, तोल्कापियर और नक्कीदार, ठीक है। अब देखिएगा इन साहित्यों के बारे में कुछ फोकस फैक्ट बात करेंगे, देखिएगा ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है, मदुरई, ठीक है, कपाटपुरम और मदुरई। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, इन तीनों कवि सम्मेलन की जानकारी मिलती है, तो इसमें कुल कितने कवि थे वो आपको ध्यान देना है। तो टोटल 473 कवियों के द्वारा जो है ये सम्मेलन किया गया था, याद रखिएगा 473, यानी 473 जो कवि थे इनके द्वारा जो है ठीक है। तो कुल कविताएं कितनी थी इसमें, तो 2279, ठीक है, कविताओं की रचना की गई थी, ठीक है।
अब इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो कि इसके नामकरण से संबंधित है, यानी नाम से इससे संबंध आता है। ठीक है, सबसे पहला नाम याद रखिएगा इसके संबंध में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 3 बातों पर आता है, याद रखिएगा। पहला, सम्मेलन के संबंध में जो जानकारी मिलती है सम्मेलन के संबंध में, ठीक है, उसमें आपको 3 बातें जानकारी में रखना होगा कि इसकी इस साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है, या संगम काल के साहित्य की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एक अहम, दूसरा पूरम। ठीक है, अहम और पूरम। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। याद रखिएगा प्रथम सम्मेलन मदुरई में हुआ है, ठीक है, लेकिन कहां पर, दक्षिण मदुरई। ठीक है, याद रखिएगा अगस्त ऋषि इस समय थे। उसी प्रकार याद रखिएगा द्वितीय सम्मेलन कहां हुआ, कपाटपुरम। ठीक है, इसे अलवे भी कहा जाता है, अलवे। ठीक है, अलवे, याद रखिएगा। तोलकापिया जो है इस समय थे यहाँ पर, याद रखिएगा। और तीसरा याद रखिएगा मदुरई, उत्तरी मदुरई, इसे कहते हैं उत्तरी मदुरई, जो कि अभी पानी में नहीं गया है। ठीक है, तो मदुरई याद रखिएगा। नक्कीदार जो है, नक्कीदार कहते हैं, याद रखिएगा, इस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, टोटल आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहले सम्मेलन में जो है कोई भी साहित्य के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी इस समय से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरे समय में जो है याद रखिएगा तोलकापियर ने एक रचना मिली है, तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियर की रचना तोलकापियम। ठीक है, और तीसरे संबंध में याद रखिएगा कि इसी से सबसे ज्यादा साहित्य प्राप्त होते हैं, तीसरे सम्मेलन से। ठीक है, चलिए तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिएगा संगम काल के साहित्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, संगम काल के साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा 2 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी। ठीक है, और याद रखिएगा इससे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, बहुत सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते है कि आपको कवि का नाम या साहित्यकार का नाम और उसकी रचना याद हो। बस इतना ही अंतर है इसमें, कि आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना होता है और कुछ भी याद नहीं करना होता है। और जो भी फैक्ट है ना, आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको कि ये याद कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि संगम काल से बहुत बड़ा टॉपिक नहीं निकल कर आता, लेकिन होता क्या है कि अगर आपको याद नहीं हो कि गन्ने की शुरुआत कब किसने की थी, गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की है ना, या समुद्र में पहली बार जो है नाव चलाने की जानकारी कब मिलती है, ये सब बेसिक फैक्ट मिलता है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, तो यही चीज पर फोकस करना है कि राजाओं के संबंध में उनके फैक्ट याद रखना है, और दूसरा रचनाकार और रचना के संबंध में याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही संगम काल में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो याद रखिएगा इसके 2 मुख्य विशेषताएं हैं, एक है आपका अहम और दूसरा है पूरम। अहम और पूरम, याद रखिएगा इसकी 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, अहम का संबंध जो है, याद रखिएगा अहम जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो जो विशेषता है, यानी साहित्य में जो अहम की बात की गई है, याद रखिएगा, ये इसका मतलब है प्रेम या श्रृंगार से संबंधित कविताएं। प्रेम या श्रृंगार से संबंधित कविताएं। और पूरम का मतलब होता है, याद रखिएगा, युद्ध से संबंधित कविताएं। ठीक है, तो याद रखिएगा अहम और पूरम के संबंध में। अब देखिएगा संगम साहित्य के कुल कविताओं का संख्या क्या है, कुल कविताओं की रचना, कुल कविताएं टोटल 2279 कविताएं इस समय रचना की गई थी। याद रखिएगा कितने कवियों के द्वारा, ठीक है, तो 473 कवि के द्वारा, याद रखिएगा, ये रचना की गई थी 2279 कविताओं की। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी के बाद जो है मैं कुछ कविताओं के सॉरी कुछ रचनाओं का नाम और उनके साहित्यकारों का नाम बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो प्रमुख है कम से कम 4-5 तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तोलकापियम, शिल्पाधिकारम, ऐसे मणि मैखले, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
यहां तक बातें क्लियर है कि संगम काल में जो संबंधित कविताएं थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से अगर संगम काल को पढ़ना है तो आपके दिमाग में एक फोकस होना चाहिए कि संगम काल में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक इनकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा इनका साहित्यिक व्यवस्था। ठीक है, साहित्यिक व्यवस्था में तीन सभी कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें से एक कवि सम्मेलन में कोई भी साहित्यिक व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरे में जो मिला, याद रखिएगा, उसमें केवल क्या मिला है, तोल्कापियम मिला है। ठीक है, तोल्कापियर के द्वारा। और तीसरा जो सम्मेलन हुआ है उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई है, याद रखिएगा, और उसी के संबंध में आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। ठीक है, तो दक्षिणी मदुरई, आपका कपाटपुरम और उत्तरी मदुरई का क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, प्रमुख कवि एवं साहित्य। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे कवि हैं, प्रमुख साहित्य आपको उनको जानना है आपको। ठीक है, तो दो बातों पर फोकस कीजिएगा कि आप इसके प्रॉपर नाम याद रख पाए। ठीक है, सबसे पहला नाम याद रखिएगा, तोल्कापियर। ठीक है, तोल्कापियर, इसने क्या लिखा है, तोल्कापियम। बताइए कितना सरल है याद रखना, तोल्कापियम, तोल्कापियर। ठीक है, याद रखिएगा, लेखक का नाम तोल्कापियर है और रचना है तोल्कापियम। ठीक है, किस श्रेणी का है, याद रखिएगा, किस श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा जाता है, तो ये काव्य शास्त्र है, याद रखिएगा। काव्य शास्त्र। ठीक है, तोल्कापियर का तोल्कापियम काव्य शास्त्र श्रेणी में रखा गया है ना। इसी के बाद देखिएगा, दूसरा है आपका शिल्पाधिकारम। लिखने वाला व्यक्ति जो है, याद रखिएगा, इंगालो आदिगल। इंगालो आदिगल। ठीक है, इंगालो आदिगल, याद रखिएगा, सॉरी, इलांगो। ठीक है, इलांगो है, इलांगो आदिगल, इलांगो आदिगल। ये है आपका शिल्पा दिकारम, शिल्पाधिकारम। ठीक है, इलांगो आदिगल के द्वारा रचित, याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम। ठीक है, इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ठीक है, उसी प्रकार है आपका, तो याद रखिएगा इलांगो आदिगल, और ये श्रेणी आता है आपका महाकाव्य की श्रेणी में, महाकाव्य। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, तीसरे व्यक्ति हैं शीतलेश त्रनार। शीतलेश तनार त्रनार। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी रचना है मणि मेखले, मणि मेखले, और ये भी क्या है, महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। इसके बाद आता है तिरुक्त देव, तिरुक्त देव। ठीक है, तिरुक्त देव, याद रखिएगा, ये भी महाकाव्य है, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। ठीक है, और ये भी क्या है, महाकाव्य है। तिरुवल्लुर, रचना है कुराल। 18 गीत संग्रह।
कुराल कुराल, हाँ कुराल। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तीन, तोल्कापियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, ये तीन नाम किसी भी हालत में संगम काल का रटा होना चाहिए। और अधिकांश जो है ना आपके शिल्पाधिकारम और इलांगो आदिकाल को पूछा था, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें जो है ना एक ऐसा महाकाव्य याद रखिएगा जो एक महिला और एक राजा की कहानी को बताया गया है इसमें। अहम पुरम, याद रखिएगा। तो अहम जो है, याद रखिएगा, एक राजा है जो अपनी रानी को छोड़कर जो है किसी और से प्रेम करता है, और इसके संबंध में एक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, याद रखिएगा, वो शिल्पाधिकारम में है। ठीक है, उसके बाद उसकी बेटी की कहानी जो है मणिमेखले में है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी एक राजा और एक अन्य जो महिला है उसके प्रेम की कहानी संबंधित है किससे? शिल्पाधिकारम से। और उसकी पुत्री जब होती है, याद रखिएगा, तो उसकी कहानी आ जाती है कहां पर? मणिमेखले में। उसको आगे बढ़ाकर कहानी को आगे बताया गया है। ठीक है, तो ये घटना बहुत खतरनाक है, एक बार इसकी कहानी को जरूर आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये कहानी जो है ना एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है कि दक्षिण भारत में यह घटना हुई, और उस घटना के संबंध में आज भी इसका जो संबंध है उस पहाड़ों से आज भी इस कहानी को की ग्रंथियों के माध्यम से वहां पर बताया जाता है। ठीक है, तो शिल्पाधिकारम को याद रखिएगा, तोल्कापियर को याद रखिएगा, और मणिमेखले को याद रखिएगा। ये तीन घटनाओं को याद रखिएगा। तीन साहित्य रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखिएगा, इसके संबंध में दो तीन बातें और भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया साहित्य के बारे में इसके। अब देखिएगा संगम काल के स्रोत, यानी संगम काल के बारे में जानकारी किस स्रोत से मिलती है, इसके बारे में। ठीक है, ये तो साहित्यिक स्रोत था, राजनीतिक स्रोत में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि जो संगम काल है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली हमको, यानी दक्षिण भारत के इस पूरी घटनाओं की जानकारी एक्चुअल में कहाँ से मिली है। ठीक है, साहित्य तो हम जब पहुंचे तब हमको साहित्य मिला है, लेकिन इससे पहले हमें ये स्रोत जानना होगा कि जो भारत का इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास है, इसकी साहित्य में कहां से जगह आई, या किसकी जगह पर जो है लोगों ने इसको उकेरित किया या लाया हमारे सामने। ठीक है, तो पहले हम स्रोत की बात करते हैं। देखिएगा, संगम कालीन सोर्स या स्रोत, एविडेंस की बात हो रही है एक्चुअल में, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्रोत के तौर पर देखिएगा कौन कौन से स्रोत हमें मिलते हैं इससे संबंध में। ठीक है, तो तीन नाम याद रखिएगा। इस स्रोत में तीन सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला है अशोक के अभिलेख, दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, और तीसरा याद रखिएगा विदेशी यात्री। ठीक है, तीन चीजें याद रखिएगा। पहला है आपका अशोक के अभिलेख, दूसरा है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, और तीसरा है आपका विदेशी यात्री। ठीक है, तो देखिएगा इन सभी घटनाओं में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें विदेशी यात्रियों के, तो याद रखिएगा चार नाम आपको याद रखना है जो कि यूनानी लेखकों के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, पहला मेगास्थनीज, दूसरा स्ट्रैबो, तीसरा प्लिनी। ठीक है, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, और नेक्स्ट नाम आता है आपका टॉलमी, टॉलमी। ठीक है, ये सभी के जो रिकॉर्ड रहे हैं इनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तक हैं, याद रखिएगा, उसमें दक्षिण भारत के संबंध में वाणिज्यिक संपर्क को दर्शाया जाता है। ठीक है, यह बताया जाता है कि दक्षिण भारत और रोमन राज्यों के मध्य क्या था? वाणिज्यिक संपर्क था, यानी मार्केटिंग या फिर ट्रेड चलता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके द्वारा लिखी पुस्तकों में ये साक्ष्य मिलते हैं, इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चार नाम याद रखिएगा, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी, और आपका एक नाम और आता है, याद रखिएगा, जो है आपका टॉलमी।
ठीक है, तो ये सभी क्या है विदेशी यात्री ही याद रखिएगा, जो कि मुख्य तौर पर अपने पुस्तकों की रचना के दौरान जो है ना, इन्होंने दक्षिण भारत के अन्य देशों के साथ जो ट्रेड था उनके बारे में स्पष्ट किया है कि दक्षिण भारत में भी कोई राजवंश था जो यहाँ ट्रेड करता था। ठीक है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो चेर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उससे संबंधित कुछ जानकारियां मिलेंगी कि रोमन के द्वारा, रोमन राज्यों के द्वारा जो है चेर राज्यों के मध्य जो है एक ट्रेडिंग संपर्क था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में याद रखिएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ठीक है, इसमें खारवेल के द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राज्यों को उल्लेखित करने वाला हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा। ठीक है, और वही तीसरी बात करें याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा जो है अशोक के अभिलेख में सबसे पहली बार जो है इन 3 राज्यों के बारे में बताया गया था, याद रखिएगा, जिसमें चेर को क्या कहा गया है, केरल पुत्र कहा गया है। याद रखिएगा, केरल पुत्र जो है ना, सबसे पहली बार अशोक ने चेर राज्य को कहा था कि वो केरल पुत्र है। और कभी हम, आपने इसलिए देखा होगा कि जब भी हम मैप देखते हैं ना, अशोक के समय का मैप, उसमें दक्षिण भारत को छोड़ा गया है। दक्षिण भारत में इस प्रकार कटिंग मिलेगी, मतलब ये दक्षिण भारत है, इस क्षेत्र को छोड़ा गया है और बाकी क्षेत्र को अशोक ने जीत लिया था। इस टाइप से तो आपको यहां पर देखिएगा कि यहां से जो है दक्षिण भारत छूटा हुआ है और बाकी सभी क्षेत्रों को किसने जीत लिया है, अशोक ने जीता है। ठीक है, तो उसने जो है अपने अभिलेख में ये बताया है कि दक्षिण क्षेत्र में जो है चेर राजा जो कि केरल पुत्र कहलाते हैं, इनका वर्चस्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें 3 राजाओं की जानकारी मिलती है या 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है, वो है आपका चेर, चोल और पांडे। चेर, चोल, पांडे की जानकारी दी गई है, याद रखिएगा। तो ये सामान्य जानकारी ही याद रखिएगा कि संगम काल की जानकारी के मुख्य स्रोत जो हैं ये। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 3 तो हमारे पास पुराने हो गए। 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है, इसको आप अलग से नोट करके लिख सकते हैं, इरेनार। इरेनार, ठीक है, इनका पूरा नाम है इरेनार अप्पोरुल। इरेनार अप्पोरुल, ठीक है, इरेनार अप्पोरुल, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, एक भाष्य लिखा है, भाष्य, जिसे हम कहते हैं टीका। इसमें तीनों संगम की जानकारी दी है, तीनों संगम की वर्णन किया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इरेनार अप्पोरुल, ठीक है, इरेनार अप्पोरुल, याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी के समय जो है इरेनार अप्पोरुल ने क्या किया था, भाष्य की भूमिका में जो है तीनों संगम का जो 3 कवि जो सम्मेलन हुआ था उसका वर्णन किया है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि टोटल कितने सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन हुए थे। ठीक है, ठीक है, अब जो मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण संगमकालीन रचनाएं बताई हैं उनके बारे में एक एक लाइन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बस आपको याद रख लेना है कि कई बार जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण के साहित्य का व्याकरण किसे कहते हैं। दक्षिण के साहित्य का व्याकरण, यानी अगर तमिल भाषा का विस्तार हुआ है तो कहीं जैसे हम संस्कृत के व्याकरण को लिखने वाले पांडिनी हो गए, है ना, अष्टाध्यायी लिखा गया, है ना, तो ऐसे में याद रखिएगा उसी प्रकार दक्षिण भारत का भी रचना जो है किसी क्षेत्र में रत्न कहलाता है, किसी क्षेत्र का वेद कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं भारत का वेद क्या है, तो हम 4 वेदों को काउंट करते हैं, लेकिन अगर बोलेंगे दक्षिण भारत का वेद क्या है तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग नाम याद रखना है। तो जो रचनाएं आपने लिखा है बस उसी को थोड़ा फोकस कीजिएगा, इन्हीं पर हमको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है,
यानी इसमें क्या लिखा गया है, तमिल व्याकरण के बारे में लिखा गया है। याद रखिएगा, तमिल व्याकरण की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। तो तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ तोल्कापियम, याद रखिएगा। इसी प्रकार याद रखिएगा शिल्पाधिकारम, ठीक है, इसे तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना जाता है, ठीक है। शिल्पाधिकारम तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य, ठीक है, राष्ट्रीय काव्य, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा मणिमेखले तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता है इसे। मणिमेखले तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता है, याद रखिएगा। मणिमेखले नाम ही है मणि, तो याद रख लीजिएगा। मणि से आपको याद रखना है कि यह जो है तमिल साहित्य का रत्न कहलाता है, ठीक है। ठीक है, कुराल, तो देखिए कुराल जो है ना, ये तमिल साहित्य का बाइबल कहलाता है, ठीक है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं कुराल को, तमिल साहित्य का बाइबल या फिर क्या कहलाता है, पंचम वेद, ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी का अपने नाम है, सभी की अपनी विशेषता है, तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसमें जीवक चिंतामणि जो है ना, एक्चुअल में ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। जीवक चिंतामणि एक्चुअल में क्या है, एक आपका जैन ग्रंथ है, इसे धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीवक चिंतामणि, याद रखिएगा। तो ये 5 नाम, उसकी 5 विशेषताएं याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, और एग्जाम के पूछने के तहत में ही आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, शिल्पाधिकारम की कहानी जहां खत्म होती है वहां से किसकी कहानी प्रारंभ होती है? मणिमेखले, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसी प्रकार पूछा गया था कि कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी से संबंधित जो कहानी है, कोवलन एक राजा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कोवलन और माधवी के संबंध में जो प्रेम का जो विस्तार किया गया है, वो किस पुस्तक में किया गया है? शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो याद रखिए, कोवलन इसमें कैरेक्टर है, कोवलन है जो है उसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और माधवी जो है उसकी प्रेमिका है, इसके संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। और फिर इससे उत्पन्न जो पुत्री होती है उसके संबंध में जानकारी मिलती है मणिमेखले में, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, इससे कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि अभी तक जो है ये नाम तो आपको मिल पा रहा है, सिर्फ कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है जो अभी अवेलेबल हैं, मतलब हमारे पास बचे हुए हैं, भारत में इसकी कोई कॉपी मिल सकती है, देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो केवल 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से 3 है? तो याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और आपका जीवक चिंतामणि, ठीक है। यही 3 अवेलेबल है, याद रखिएगा, जो प्रमुख रूप से प्राप्त है, ठीक है। बाकी सभी धीरे धीरे जो है नष्ट होने के कगार पे है, या तो उसकी कुछ लास्ट कॉपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं, ऐसी स्थिति में है, या बिल्कुल नहीं बची है, ठीक है। कारण क्या है? तीसरी शताब्दी से अभी तक बचाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, इन साहित्यों और साहित्यकारों का नाम बहुत फेमस है, इस संबंध में आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है संगम साहित्य के बारे में, ठीक है, कि कवि कितने थे, याद रखिएगा, ठीक है। और मुख्य तौर पर जो है आपको बता दूं, 473 कवि में अभी भी ऐसे कवि हैं, याद रखिएगा, 102 कवि जिनके नाम नहीं पता है, ठीक है। मतलब कुछ के तो नाम पता है, कुछ के नाम अभी तक जानकारी में नहीं है, याद रखिएगा। अनाम कवि कहते हैं इनको, ठीक है। 102 अनाम कवि जिनकी जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, जो संगम साहित्य है, या संगम साहित्य के मोटे तौर पर जो है हम इसको
मुख्य विशेषता के तौर पर हमने दो भागों में बांटा, अहम और पूरम, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि संगम साहित्य को अगर कंप्लीटली अगर हम कुछ भागों में बांटें तो इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। संगम साहित्य याद रखिएगा, संगम साहित्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा वो उसकी विशेषता है, याद रखिएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए संगम साहित्य को कितने विशेषताओं में बांटा जा सकता है, तो दो, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से जो है इसे दो भागों में क्यों बांटा जा सकता है, क्योंकि संगम साहित्य को जब लिखा गया, साहित्य बनाई गई, तो उसमें प्रेम का एक अलग अर्थ दिया गया है, और दूसरा राजाओं की वीरता, उनकी नैतिकता, उनके संबंध में जो पूरम है, उनके क्षेत्र का विस्तार है, वो सब एक कविता में लिखा गया है, ठीक है। और प्रेम कथा का संबंध एक अहम में लिखा गया है, तो इसलिए उसकी विशेषता दो प्रकार से है। लेकिन वही अगर हम संगम साहित्य को बांटे तो उनके आधार पर याद रखिएगा, जब हम कविताओं को अलग करेंगे तो उनका तीन मुख्य आधार रखे गए हैं, ठीक है। तो संगम साहित्य के तीन मुख्य आधार हैं, याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहला है आपका पत्थु पातु, पत्थु पातु, ठीक है, पत्थु पातु। दूसरा है इत्थु थोके, इत्थु थोके, ठीक है। नाम तो मैंने बताया जैसा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर तमिल सीखने की जरूरत है, ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। तीसरा याद रखिएगा पद्दिने किले, ठीक है, पद्दिने किले कड़लकू, पद्दिने किले कड़लकू, ठीक है, पद्दिने किले कड़लकू, कड़लकू। पत्थु पातु का मतलब समझिएगा, इसमें क्या है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो पत्थु पातु जो है, याद रखिएगा, इसमें 10 कविताओं का संग्रह है, ठीक है। तो पत्थु पातु में टोटल कितनी कविताओं का संग्रह है, 10, इसलिए इसका नाम है दशकीय, इसे दशकीय कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिएगा कौन कौन से संग्रह है, इनको भी समझेंगे। पत्थु पातु के अंतर्गत याद रखिएगा 10 कविताओं का संग्रह है, इसे दशकीय कहा जाता है, ठीक है। और इसके मूल आधार याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है, जो तृतीय संगम हुआ था उसका दूसरा जो ग्रंथ है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तृतीय संग्रह का दूसरा ग्रंथ संग्रह, याद रखिएगा, तृतीय संगम का दूसरा ग्रंथ संग्रह, ठीक है। तो तीसरा जो संकलन हुआ था, याद रखिएगा, तीसरा जो संग्रह हुआ है उसमें दूसरा, ठीक है, तीसरा संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ। अब इसी अंतर्गत देखिएगा 10 कविताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहला नाम है, याद रखिएगा, हालांकि ये अगर आप याद नहीं कर पाते तो मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं है, लेकिन आपके नोट्स में ये होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा है, क्योंकि ये जो 10 नाम है ना, इसमें से अगर आप एक नाम भी याद कर लेते हैं तो मैं आपको सौभाग्यवती समझूंगा इस बात पे, ठीक है। कारण क्या है ये आप पढ़कर देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो पहला है तिरुमुक्का दुपदे, तिरुमुक्का दुपदे, ठीक है, तिरुमुक्का दुपदे, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है नेडलन वाडे, नेडलन वाडे, ठीक है। इसको अभी के समय तो तुरंत याद कर लेंगे आप, लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये नाम आपको याद कर लेना है कि तीन भागों में से बांटा गया है, ठीक है, जिसमें पहला भाग जो है पत्थु पातु कहलाता है, दूसरा भाग जो है इत्थु थोके कहलाता है, और तीसरा भाग जो है पदिने किले कड़कू
कडल्कु कहा जाता है, याद रखिएगा। ये 3 नाम आपको याद करना है संगम काल का, ठीक है, संगम साहित्य का। चलिए इसके अन्य कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। पत्तिन पत्रे पदे, पत्रिन पदे, पत्रे पदे इसी प्रकार से 10 नाम है, याद रखिएगा। जैसे कि पोरुनरा, पोरुनरा, पत्रे पदे, पोरुन नरा, पत्रे पदे, और उसके बाद है आपका पेरू परंपु, पेरू परंपु पत्रे, पेरुम परंपु पत्रे, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, नेक्स्ट है आपका मदुरै कांची, इसी के अंतर्गत है, याद रखिएगा, मदुरै कांची, ठीक है। चलिए डिटेल पे नहीं लिख रहे हैं, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 कविताओं का संग्रह है, जिसमें सिरुपाना त्रिपदे है, सिरुपाना त्रिपदे याद रखिएगा। उसी प्रकार है आपका मले पदु कदाम, ठीक है, मले पदु कदाम, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कुरंजी पातु, कुरंजी पातु, ठीक है। और उसके बाद मूले पातु, ठीक है। ये सभी नाम याद रखिएगा जो कि आपके 10 में आते हैं, पत्थु पातु में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा कंपेयर करके याद रख लीजिएगा, ये जो पत्थु पातु का जो समय है, इस समय में पांडे राजा की जानकारी मिलती है और चोल राजा की जानकारी मिलती है। चोल राजा कौन था इस समय? कारिकाल, इसके संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कारिकाल के संबंध में, ठीक है। चोल शासक कारिकाल के संबंध में जानकारी मिलती है। और वही पांडे राजा की बात करें तो याद रखिएगा नेडू जेलेनियन, ठीक है, नेडू जेलेनियन की जानकारी मिलती है पांडे राजा के तौर पर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा दूसरा जो इत्थु थोके है, याद रखिएगा, इसमें जो है इत्थु थोके या इसे कहते हैं एतु तोके, एतु तोके, इसमें अष्टम यानी ये 10 की है, इसमें क्या है अष्टम, 8 कविताओं का संग्रह, ठीक है, ये अष्टम में आता है, याद रखिएगा, अष्ट संग्रह, ठीक है। तो 8 ग्रंथों का कविता संग्रह इसे अष्टम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है इस तत्कालिक समय में जो शासक रहे हैं उनकी जानकारी और उस समय की सामाजिक जो स्थिति है, याद रखिएगा, सोशल जो लाइफ है, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें 8 ग्रंथों की कविताओं का संग्रह है, इसे इत्थु थोके या एतु थोके कहा जाता है, ठीक है। 8, वो 10 की है, ये 8 है। चलिए इसके 8 नाम में से 3-4 नाम देखते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है नडिने, नडिने, ठीक है, नडिने के नाम से याद रखिएगा, सबसे पहला नडिने। दूसरा याद रखिएगा, नडिने के अलावा कुरुंथोके, कुरुंथोके, ठीक है, नडिने कुरुंथोके। और उसके बाद नाम आता है आपका एन कुन्नूर, एन कुरनूर, एन कुरनूर, ठीक है। और एन कुरनूर के बाद जो है परिपादल, परित्रय पदे, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सभी के संबंध जो है अष्ट कविताओं से है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है और 2 नाम, 5 लिख लिए, 3 नाम और लिख लीजिए, ठीक है। एक नाम है, याद रखिएगा, परित्रय पदे के बाद जो है एक नाम है जिसे कहा जाता है
पुरुनानरू, 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 ठीक है। इसी के बाद एक नाम और याद रखिएगा, अहनानरू, अहनानरू, ठीक है। और कलिथोके, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका पदिने किले कड़कू के अंतर्गत याद रखिएगा, ये नाम है पदिने किले कड़कू, तो इसके अंतर्गत है आपका 18, यानी 18 कविताओं का संग्रह या ग्रंथों के संग्रह से ये कविता संग्रह बना है 18, ठीक है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा इसकी जो रचनाकार हैं या इसके संबंध में जो उनकी रचना संग्रहित की गई है, याद रखिएगा दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा जो मुख्य तौर पर यहाँ पर संग्रहित हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुवर, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा तिरुकुरल, तिरुकुरल, ठीक है। ये रचनाकार हैं जिनका संबंध जो है, ठीक है, इस समय के राजनीतिक, इस समय के अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र, विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वो सब कुछ इसमें पदिने किले कड़कुल में लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इससे संबंधित जो भी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? मदुरई में, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों जो संगम हुआ है उसके संरक्षक कौन रहा है? प्रोटेक्टर, हाँ, पांडे, याद रखिएगा। तो पांडे जो डायनेस्टी है, याद रखिएगा, इन्होंने ही संरक्षण किया था इसको, इस तीनों संगम को। यही क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कि संगम काल के जो संगम हुआ है यानी कि कवि सम्मेलन हुआ है, इसके संरक्षण कौन थे? चेर, चोल, पांडे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, तो याद रखिएगा पांडे केवल, ठीक है। तो पांडे शासकों के द्वारा ही केवल इसमें संरक्षण किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, याद रखिएगा प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ने की थी, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और थोड़ा सा सदस्यों की संख्या में अगर बता दूं तो आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं कि सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। देखिए कवियों की संख्या तो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, लेकिन सदस्यों की संख्या नहीं बताई गई है। लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले जो सम्मेलन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या जो थी ये 549 थी। सदस्यों की संख्या की बात कर रहा हूँ, कवियों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीटली याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है दूसरे सदस्यों की संख्या में याद रखिएगा 59 और 47 जो है तीसरे, ठीक है, सदस्यों की संख्या। तो ये था साहित्य, संगमकालीन साहित्य। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, फिर हम चलेंगे संगमकालीन प्रमुख राज्यों के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में। बताइए जल्दी से, इसमें आपको याद क्या करना है? जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो याद कीजिए। शिल्पाधिकारम, तोल्कापियम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये नाम एकदम रटा होना चाहिए। और कुराल को पूछा गया है तो याद रखिएगा, पांचों नाम याद रखना है, ठीक है। किसके रचनाकार क्या है? तो हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है ना, इलांगो आदिकल का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जो है फेमस कैरेक्टर है इस जगह पर, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी सबसे संबंधित क्वेश्चन जो है ना थोड़े कम है, लेकिन इलांगो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। और जब ऑप्शन में आपको ये दिखेगा ना, तो अब आप परिचित रहेंगे, याद रखिएगा। उस समय जब आप पेपर बनाते थे ना, उस समय जब ऑप्शन आता था इलांगो आदिगल के बारे में, तो जानकारी ही नहीं, क्योंकि इलांगो नहीं पूछा जाता है, आदिगल का नाम पूछा जाता है। इलांगो ऑप्शन में नहीं होता है, आदिगल लिख दिया जाता है। तो याद रखिएगा आदिगल वही है, इलांगो आदिगल कहा जाता है उसे, ठीक है। तो नए जो शब्द आते हैं ना, वो परिचित तभी हो सकते हैं जब उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, वरना फिर लगेगा कि कहाँ से ऑप्शन कहाँ से आता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन देखते हैं आप तो लगता है ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, ठीक है। हमने तो भारत का इतिहास पढ़ा है,
या सुना है, ऐसा तो नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना है, ठीक है। तो तब जब आप दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो अब आपसे रिपीट होंगे ना, तो आपके सामने वो गुजरेंगे और आपको खुशी होगी इस बात को जानकर के कि आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, आपको याद है कि इलांगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की है, तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम की रचना की है, ठीक है। तो ये नाम इस तरीके से आपको याद रखना है। मणिमेखले को याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, मणिमेखले जो है ये भी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। मणिमेखले जो है याद रखिएगा। और वही आपका जीवक चिंतामणि याद रखिएगा, एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, मणिमेखले जो है ना, इसको बौद्ध ग्रंथ भी माना जाता है, बौद्ध पुस्तक, ग्रंथ नहीं, बौद्ध पुस्तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, शीतले सतनार जो है एक बौद्ध थे, ठीक है, एक बौद्ध थे और इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, याद रखिएगा, इसलिए इसको बौद्ध पुस्तक भी कहा जाता है। किसको? मणिमेखले को, ठीक है। एक बौद्ध व्यापारी कहा जा सकता है इनको, ठीक है, बौद्ध व्यापारी के तौर पर। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे संगम काल के राजवंशों के बारे में, ठीक है। तो कल रहेगा टॉपिक हमारा संगम काल के राजवंश, ठीक है। बताइए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसमें कोई भी दिक्कत है या कोई कुछ ऐसा जो कि आपको समझ में ना आया हो? आगे पढ़ेंगे हम चोल, पांडे और चेर के बारे में, ठीक है। इनके राजाओं का नाम आपको याद रखना है और इनके संबंध में इन्होंने कौन सा स्पेशल काम किया वो याद रखना है, ठीक है। देखिएगा आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है बहुत सरल लगने लगेगा, बस शर्त है कि नाम से आप डरे ना, तो ठीक है, क्योंकि आगे जाकर भी आपको ऐसे ही नाम मिलेगा, आदि गैमान, ठीक है, नेडिन जलीन, ठीक है, ऐसे नाम आपको मिलेंगे और वो सभी नाम जो है ना उत्तर भारत के राजाओं के नाम से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हमको याद हो जाए। चलिए